हेलो बच्चों, अब हम लोग प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये सीखेंगे। ये प्रतिरोध तक तो आप लोग सीख चुके हैं, प्रतिरोध क्या होता है। अब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, आज उसके बारे में सीख ले। यहां लिखेंगे प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों देखिए, इसमें पहला नंबर क्या है, जैसे चालक है, तार है, तो इसकी लंबाई जितना हम बढ़ाते जाएंगे इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, अर्थात लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नंबर यहां लिखेंगे, किन बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, इसको हम सिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसी पर आधारित सवाल आता है। अब जैसे तार की लंबाई मान लो L है, तार की लंबाई L है, और इसका प्रतिरोध यानी दो बिंदु हैं, इसके बीच की दूरी लंबाई L है और प्रतिरोध R है। तो R और L में क्या संबंध है, R L का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात L को बढ़ाएंगे। अनुक्रमानुपात का मतलब देखिए, अर्थात यहां लिख लीजिए, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L होता है। R प्रोपोर्शनल टू L अर्थात R अनुक्रमानुपाती L प्रतिरोध। इसका मतलब यह है कि जब हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जब लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपात। मतलब जो परिवर्तन इसमें करें इसमें परिवर्तन हो जाए तो इसको कहेंगे अनुक्रमानुपात। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा नंबर है बच्चों कि ये तार की जो मोटाई है, जैसे मान लीजिए अगर ये तार है, यहां पर ऐसे समझिए, अगर ये तार है, इसको हम तार माने, तो इसकी जो मोटाई होती है इसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, तार की मोटाई को, जिसको हम A मानते हैं। तार कितना मोटा है इस पर निर्भर करता है। तार की मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध कम, और तार की मोटाई कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि व्युत्क्रमानुपात होता है। इसलिए अगर तार ज्यादा मोटा है तो प्रतिरोध कम हो रहा है, और तार अगर कम मोटा है तो प्रतिरोध ज्यादा हो रहा है, अर्थात जस्ट उल्टा परिवर्तन हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपात। यहां लिखेंगे तार की मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार की मोटाई का मतलब है बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, तार की मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां लिखेंगे, अतः इसको हम संकेत में लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू 1/A। बटे में हो गया, इसका मतलब ये उल्टा हो गया। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। उसके बाद बच्चों तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तीसरा नंबर है तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसके बारे में केवल इतना सीखिए कि भिन्न भिन्न पदार्थ
भिन्न भिन्न पदार्थ का समान लंबाई समान मोटाई का तार हो तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। जैसे ये चांदी का तार हो जाए, चांदी, और यहाँ पे इसको हम मान ले, इसको मान ले ये चांदी का तार है और ये क्या कहते हैं, इसको सिल्वर कर रहे हैं, ये इसको चांदी मान लीजिए, इसको लोहे का मान लीजिए या फिर कापर मान लीजिए। चलिए कापर का तार मान लीजिए, दो हो गया, अलग अलग हो गया। लंबाई इसकी आप बराबर ले लीजिए, जितनी लंबाई का ये हो, अगर यह लंबाई का ये है कि यह लंबाई का ये भी हो बराबर, इसकी मोटाई भी बराबर हो। ये अगर इसकी मोटाई ए है तो ये भी इसकी मोटाई ए हो। अर्थात आप देख रहे हो कि दो भिन्न भिन्न पदार्थ के तार हैं जो लंबाई और मोटाई में एकदम बराबर हैं, लेकिन बच्चों इनका प्रतिरोध अलग होगा। इसका प्रतिरोध कुछ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसका प्रतिरोध अलग हो जाएगा। तो ये आप जानते रहिए कि तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। भिन्न भिन्न पदार्थ हो, समान मोटाई समान लंबाई हो, फिर भी उनका प्रतिरोध अलग अलग आएगा। तो इसको केवल इतना समझिए। अब बाकी इन दो समीकरणों से हमको और क्या निष्कर्ष निकल सकता है, देखिए समीकरण 1 और 2, यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से अगर मैं इनको मिला के लिखना चाहूं दोनों समीकरणों को, इनको मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, R प्रोपोर्शनल टू है L अपान A, क्योंकि A बटे में है तो बटे में रहेगा, L ऊपर है तो ऊपर रहेगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन अब प्रोपोर्शनल लगा है, सूत्र तो है नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें हल करना पड़ेगा और इसको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा यहाँ। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, R यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, अनुक्रमानुपात है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ हमको एक नियतांक रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। यहाँ हम कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट में क्या रखना पड़ता है, देखिए यहाँ हम रखेंगे रो, R बराबर यहाँ पे रो रखेंगे। और उसके बाद अब देखिए ये प्रोपोर्शनल हट गया, बराबर का चिन्ह लग गया, रो अगर आ गया तो ये प्रोपोर्शनल हट गया। अब यहाँ बचा क्या, L अपान A। बच्चों देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र बन गया। अब इसके माध्यम से हम सवाल को हल कर सकते हैं। रो क्या है, यहाँ पर रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, जहां रो क्या है, स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, जहां पर रो विशिष्ट प्रतिरोध है। अब बात आती है अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो कैसे होगा, जैसे R बराबर रो L अपान A है तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो आइए इसी के सूत्र से, इसी के माध्यम से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकालते हैं। परीक्षा में पूछ लेता है विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, या थोड़ा सा सूत्र को और हल कीजिए, केवल रो बराबर क्या होगा बच्चों, केवल रो बराबर जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, जो हर अंश में है वो हर में जाएगा इधर। तो ठीक है, R है अपनी जगह, और जो चीज यहाँ अंश में उसको हर में ले आइए, N हो गया, और जो हर में है वो अंश में जाएगा, अर्थात यहाँ पर लिख दिए A। तो रो बराबर पक्षांतर करने पे यही बनेगा। तो पक्षांतर करने पे जब ये बन गया बच्चों, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने से कुछ मानक मानेंगे, क्योंकि मैं इसकी परिभाषा बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ लिखेंगे यदि A बराबर ए क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल है, इसको 1 वर्ग मीटर मान लीजिए। यदि A बराबर 1 वर्ग मीटर और L बराबर 1 मीटर हो तो अगर ऐसा है बच्चों तो A की जगह 1 रखिए और L की जगह 1 रखिए, तो क्या मिलेगा, देखिए रो बराबर इसके जगह 1 रख देंगे, इसके जगह 1 तो हो गया, इसकी वैल्यू खत्म, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 1 से क्वेश्चन कट जाता है। 1 रहने से 1 का गुणा करेंगे तब भी R आएगा, 1 का भाग देंगे तब भी R आएगा, अर्थात ये मिला हमको क्या, R, ये मिल गया हमको R।
अर्थात कि विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बता रहा हूं। विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का होता है। अतः यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर है, या कहेंगे 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए यहां पर आ गया, अर्थात 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे यहां पर कम समझ में आ रहा है क्या? यहां पर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, इसको ऐसा करते हैं, हम यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा यहां हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, जगह कम है बच्चों, यहां हम लिख दे रहे हैं ये विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। यहां करना क्या है कि जो प्रतिरोध आपको बताया गया, अच्छा प्रतिरोध है क्या? विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक, जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे वही तो प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर। लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है, मोटाई का भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे और इसके बाद दोनों सूत्रों को, दोनों समीकरणों को एक करके लिखेंगे, फिर कांस्टेंट रखेंगे। बच्चों जो कांस्टेंट रखते हैं वही विशिष्ट प्रतिरोध है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, केवल A को 1 वर्ग मीटर मान लीजिए, L को 1 मीटर मान लीजिए। अर्थात 1 मीटर लगभग कितना होता है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का तार ले लीजिए और उसकी मोटाई कितना हो? 1 वर्ग मीटर हो। बस इसका जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध है। अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा बच्चों? देखो यहां पर समझ लीजिए, फिर यहां लिख देंगे। जैसे ये रो है, सूत्र पर आइए, सूत्र पर तो R इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक ओम। ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर, अर्थात डबल वर्ग मीटर। मीटर इंटू मीटर, वर्ग मीटर का मतलब होता है डबल वर्ग मीटर। और यहां पर बच्चों ये L दिया है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो लंबाई का मात्रक यहां लिख दीजिए मीटर। अब बताइए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, काट दीजिए। मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा? ओम मीटर। क्या बचा? ओम मीटर। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। बस इसको याद कर लीजिए। अब इस पर आधारित सवाल भी पूछता है, तो आइए एक सवाल भी हम आपको बताते हैं।
पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और समझना है तो समझ लीजिए। भाई इस समय परीक्षा सामने आ गई है, बहुत कम समय है, इसलिए नोट करने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम आगे एक सवाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया है और इसी तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं। यहाँ ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का ये सूत्र है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक। आइए सवाल हम हल कराते हैं यहां पर। यहां पर बच्चों एक चीज और याद रखना होगा आपको, जैसे कि एक ही पदार्थ का कोई तार हो, उसकी लंबाई कुछ है, फिर कुछ लंबाई कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा, सूत्र निकल कर आ रहा है उसको बता रहे हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा क्या, R बराबर रो और L अपान A, यही सूत्र आप पढ़े हो। अगर मैं इसको अलग करना चाहूं तो इसमें आप अलग अलग कैसे करेंगे। जैसे अभी आया था आपके सामने कि R प्रोपोर्शनल टू होता है L और R प्रोपोर्शनल टू होता है A, यही आप पढ़े हो। अगर यहां मैं R बराबर करके कुछ भी नियतांक मान लूं, जैसे K मान लूं तो L हो जाएगा। अगर अब मैं यहां चाहूं तो R1 बराबर, ये कांस्टेंट है बदलेगा नहीं, इसको मान ले L1। इसी प्रकार से R2 बराबर मान ले क्या, K L2। अगर मैं दोनों में भाग दे दूं, इसमें पहले वाले में दूसरे वाले से भाग दे दूं तो क्या बनेगा, R1 अपान R2 बराबर K से K कट जाएगा, क्या आ जाएगा L1 अपान L2। ये सूत्र है। कभी कभी कैसे आता है, जैसे कह देगा कि एक तार की लंबाई इतना है, एक तार की लंबाई L है या 2 मीटर है, इसका प्रतिरोध इतना है R1। अगर इसी की लंबाई दुगना कर दी जाए या इसकी लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें हम लोग यही सूत्र लगाएंगे, कुछ करना नहीं है। ये सूत्र आपको बताया गया, ट्रिक मैं बता रहा हूं याद करने का। याद करने का ट्रिक देखो बच्चों कैसे आप याद कर सकते हो, चलिए इसको समझा देते हैं। अगर आप, ये गलत है ना, देखिए ये होगा 1/A जो बटे में बटे में। देखिए आप इसको जानते हो कि L का अनुक्रमानुपाती होता है, A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे सूत्र बनाएंगे तो R1 अपान R2 बराबर R1 है तो L1 होगा, क्योंकि अनुक्रमानुपात है। अब बटे यहाँ R2 है तो यहाँ L2 होगा। एक सूत्र तो ये हो गया। इसको देखिए R1 बराबर, अब जो चीज है वो मतलब उल्टा है, जहां R1 है उसके सामने हो जाएगा A2 और बटे में जहां R2 है उसके सामने हो जाएगा A1, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है ना, विपरीत होता है। तो R1 अपान R2 बराबर A2 अपान A1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सूत्र बन गया। ये दो सूत्र पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, इनको दिमाग में रखिएगा जरूर, भूलिएगा मत। R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2, R1 अपान R2 बराबर जस्ट उल्टा A2 अपान A1। अब इसी के आधार पर अभी जो हम बताए, अब चलिए एक सवाल बताते हैं आप लोगों को, कम से कम एक सवाल तो करा ही दे। देखिए दिया गया है कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध,
प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। देखिए यहाँ पर ये सवाल आया है, आप बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ कहा क्या है बच्चों, देखिए L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध। पहले से तार की लंबाई कितनी थी L और मोटाई कितना है A, लेकिन बाद में तार की लंबाई को कितना कर दिया गया, आधा कर दिया गया L/2 और इसकी मोटाई को दोगुना कर दिया गया, इसकी मोटाई को दुगना कर दिया गया, तब प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ हल करेंगे, देखिए कैसे, बहुत आसानी से हल होगा। जैसे कि एक सूत्र आप जानते हो कि R बराबर विशिष्ट प्रतिरोध और उसके बाद यहाँ पढ़े हो L/A, ये सूत्र पढ़े हो, इसी सूत्र से हल होगा। यहाँ लिखेंगे ना सूत्र से। अब बच्चों यहाँ मान लीजिए कि माना ये R1, क्योंकि डबल बार है ना, एक बार R दिया गया है और एक बार पूछ रहा है, डबल आ रहा है तो डबल बार मानेंगे। R1 बराबर मान लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे L1/A1 इतना। और लेकिन अब यहाँ 1 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 में क्या कहा है, 1 में लंबाई L है और 2 में क्षेत्रफल क्या है A है, तो एक सूत्र तो ये बन गया, इसको हम मान लिए। दूसरा हम R2 बराबर क्या मानेंगे, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध बदलने वाला नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध ये नहीं बदलेगा। इसके बाद फिर से विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा। अब यहाँ L क्या है, अब कह रहा है कि L जो है वो L/2 है, अब जो L है वो L/2 है बटे में, अब जो A आया वह A क्या है, दोगुना है, अर्थात क्षेत्रफल क्या है, दोगुना, तो यहाँ हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर अगर हम हल करना चाहें तो देखिए R2 बराबर, ये समीकरण 2 मान लीजिए, यहाँ लिखिए समीकरण 2 से R2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ρL/, ये 2 नीचे रहेगा तो 2 दूनी 4a हो जाएगा, 2 दूनी 4a। थोड़ा सा इसको अलग कर देखिए, R2 बराबर 1/4 आप अलग कर लीजिए तो क्वेश्चन क्या बचा, ρL/A। अब बच्चों यहाँ पर R2 बराबर 1/4 ρL/A, ये क्या है, R1 है, ρL/A क्या है, R1, तो इसके जगह मैं लिख दूंगा R1। अब R2 बराबर देखिए 1/4, R1 का मान क्या है, R1 का मान दिया गया है यहाँ पर 4 पाई, R1 का मान क्या दिया गया है, 4 पाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी पाई नहीं है बच्चों, ओम है, ओम, 4 ओम, यहाँ लिखेंगे 4। अब बताइए 4 से 4 कैंसिल, जब ये कैंसिल हो क्या बचा, 1 बचा, अर्थात R2 बराबर आ गया क्या, 1 ओम। R2 बराबर आ गया बच्चों 1 ओम, यही आंसर है। इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इतना आप लोग ये सूत्र अगर दिमाग में रखेंगे तो सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर परीक्षा में इस सूत्र पर सवाल पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अब मान लो कि कॉपर का तार है, इतना बड़ा है, जिसका जो प्रतिरोध होगा, अगर इतना बड़ा तार लेंगे तब भी उसका प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई पर निर्भर नहीं करता विशिष्ट प्रतिरोध। अब बाकी लंबाई चौड़ाई मोटाई लंबाई पर कौन प्रतिरोध डिपेंड करता है, जो प्रतिरोध आपको बताया गया पहले, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस प्रकार से ये सवाल हल कर लीजिए और इसके आधार पर जो भी सवाल दिए गए हैं उनको भी हल करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो।